अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ऐसा कौन सा अभियान था जिसमें करोड़ों लोगों ने बिना किसी सरकारी टैक्स के, बिना किसी कानूनी बाध्यता के सिर्फ अपनी श्रद्धा से पैसा दिया, तो शायद सबसे ऊपर नाम आएगा राम मंदिर निधि समर्पण यह अभियान। लेकिन यह अभियान आखिर चला कैसे? क्या लोग ऑनलाइन दान कर रहे थे? क्या घर घर जाकर पैसे जुटाए गए? क्या रसीदें दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कितना पैसा इकट्ठा हुआ? आइए पूरी कहानी समझते हैं थोड़ी तफसील से। साल 2020, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका था। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाना, और तब शुरू हुआ निधि समर्पण अभियान। यह सिर्फ एक फंड रेजिंग ड्राइव नहीं थी, बल्कि इसे जन भागीदारी का उत्सव बताया गया। देश भर में लाखों स्वयंसेवक निकले। गांवों में, कस्बों में, महानगरों में उन्होंने लोगों से कहा कि यह मंदिर आपका है, आपका योगदान भी इसमें होना चाहिए। और फिर दान के लिए कूपन छापे गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 के कूपन व्यापक रूप से उपयोग किए गए। यदि कोई इससे अधिक राशि देना चाहता था तो अलग रसीदों और बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग किया गया। यानी पूरी व्यवस्था को संगठित और रिकॉर्ड रिकॉर्ड आधारित बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितना पैसा आया? यहाँ एक दिलचस्प बात है कि विभिन्न मीडिया और रिपोर्टों और सार्वजनिक दावों में अलग अलग आंकड़े सामने आए। हर एक ने अलग अलग आंकड़े बताए। अगर कुछ रिपोर्टों के अनुसार राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 3000 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुए। कुछ अन्य स्रोतों की बात करें तो यह आंकड़ा 5000 करोड़ था, और इससे भी अधिक हो सकता था। यानी एक बात स्पष्ट थी कि यह कोई छोटा दान अभियान नहीं था। इतनी जहां पे हजारों करोड़ रुपए का मामला था, तो वो एक छोटा अभियान नहीं था। और जब इतनी बड़ी राशि की बात हो तो स्वाभाविक है कि लोग पूछेंगे, इसका ऑडिट कैसे हुआ, पैसे कहाँ जमा हुए, और कौन कौन इसकी निगरानी कर रहा था। बताया गया कि दान राशि निर्धारित बैंक खातों में जमा की जाती थी। कई राष्ट्रीय बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। स्वयंसेवक द्वारा एकत्रित राशि जमा कराने की प्रणाली बताई गई। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाना शुरू किए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नगद दान का प्रबंधन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता था। कल्पना कीजिए कि यदि लाखों स्वयंसेवक देश भर में नगद राशि एकत्र कर रहे हो, तो क्या हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना आसान बात होगा? क्या हर रसीद सही तरीके से दर्ज की होगी? क्या हर जमा राशि समय पर बैंक तक पहुंची? क्या हर चरण का स्वतंत्र ऑडिट हुआ? यही वे प्रश्न थे जिन्होंने विवाद बाद में विवादों को जन्म दिया। लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रश्न उठना और अनियमितता सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बिंदु पर किसी न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि दान में कोई घोटाला हुआ। फिर भी जनता के मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि जहां बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता है, वहां पे पारदर्शिता की अपेक्षा भी उतनी ही बढ़ जाती है। और फिर साल 2021 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। यह खबर दान राशि से जुड़ी नहीं थी, लेकिन इसने ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। यह था भूमि खरीद विवाद। आरोप यह था कि एक जमीन का सौदा पहले लगभग 2 करोड़ में हुआ, और कुछ ही समय बाद उसी जमीन को लगभग 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा गया। जो क्रिटिक्स ने कहा, आलोचकों ने कहा कि यह कैसे संभव है कि कुछ ही मिनटों में जमीन की कीमत कई गुना कैसे बढ़ गई। दूसरी ओर ट्रस्ट समर्थकों और
संबंधित पक्षों ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी थी, बाजार मूल्य अलग था और आरोप राजनीतिक प्रेरित है। देश दो हिस्सों में बट गया। एक पक्ष कह रहा था कि यह घोटाला है, वहीं पे दूसरा पक्ष कह रहा था कि यह मंदिर को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि आखिर सच क्या है? क्या दस्तावेज वास्तव में अनियमितता की ओर इशारा करते हैं या फिर आधा सच दिखाकर पूरी कहानी बदल दी जाती है? और शायद यहीं से मामला सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, यह पारदर्शिता, विश्वास, राजनीति और जवाबदेही की लड़ाई बन गया। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि उन्होंने भगवान राम के लिए दान दिया था। उन्होंने किसी राजनीतिक दल के लिए दान नहीं दिया था। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए दान नहीं दिया था और उन्होंने अपनी श्रद्धा से योगदान दिया था। और इसी वजह से वे जानना चाहते हैं कि हर रुपए का हिसाब क्या है। क्या यह मांग करना गलत है, नागरिक की पहचान है? अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि 2021 की भूमि सौदा विवाद की पूरी टाइमलाइन, दस्तावेजों में क्या लिखा था, आरोप लगाने वालों ने क्या कहा, ट्रस्ट ने कैसे जवाब दिया और आखिर क्या किसी जांच एजेंसी या अदालत ने अब तक किसी को दोषी ठहराया है? क्योंकि कई बार सच सिर्फ सुर्खियों में नहीं मिलता, सच दस्तावेजों की बारीक लाइनों में छिपा होता है। और अब उसी सच की तलाश में आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर ये पार्ट सिर्फ आपने यही पार्ट देखा है तो पहले पार्ट को भी जरूर देखिएगा और आने वाले 3 पार्ट को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।